हम तो देख रहे हैं वजीर कानून भी अब तौजीहात पेश कर रहे हैं। हम तो उनको कानून का मुहाफिज समझते थे। वकला आइन और कानून के मुहाफिज हैं, उनका फर्ज है कि आइन और कानून की हिफाजत करें और आइन कानून की खिलाफ वर्जी के खिलाफ बिल्कुल बरसे बेकार हो जाए। आजम अली तारड़ साहब ने कल फिर कहा है कि ये 3-2 का फैसला नहीं था, ये 4-3 का फैसला था। इससे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनको पता है कि ये फैसला 5 जजेस के बेंच का है और 3-2 से हुआ है। अगर उन्होंने फैसला नहीं पढ़ा तो ये उनका मसला है। अटॉर्नी जनरल ने भी इस्तीफा दे दिया है आज। अब कहा जा रहा है शायद इरफान कादिर साहब अटॉर्नी जनरल बने और वो बड़े सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, फिर अदालत में अब जो भी वो बात करते हैं ज़रा सख्ती से करते हैं। वो अदारों की जुरिस्डिक्शन को मानने से ही इनकार कर दे तो कोई किसी का क्या कर रहा है। जब मार्शल लगता है तो ये कुछ नहीं होता। एहसान न्याज़ी साहब के हवाले से जो FIR सामने आई है उसमें 150 नामालूम अफराद हैं कि कोयटा में उन्होंने कोई सड़क ब्लॉक की, जबकि एहसान न्याज़ी तो कोयटा में थे भी नहीं। हर रोज रोजाना कोई ना कोई घरों के अंदर घुसते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हैं, बदतमीजी करते हैं और इस तरह महसूस होता है कि शायद हम मकबूजा कश्मीर के अंदर रह रहे हैं और वहां पर कोई भारतीय फौज आ गई है और उसने अटैक कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जमहूरियत जब आमरियत का लिबादा ओढ़ ले तो फिर हाकिम ही सबसे मुकद्दम ठहरता है। किसी आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं रहती। हाकिम के एक इशारे पर पूरा निज़ाम नंगा होकर नाचता है। मुखालिफिन निशान इबरत बनाए जाते हैं, मगर क़यामत की इस घड़ी में भी ऐसे जवां मर्द होते हैं जो फ़िरौन बने हुक्मरानों को आईना दिखाने से बाज नहीं आते। आज अपने प्रोग्राम में भी हम ऐसे एक बहादुर रहनुमा का जिक्र करेंगे जिसने ज़ात, बरादरी, अमीर गरीब के खाने में बटी कौम को एक लड़ी में पिरोने का नारा लगाया, दिलों को जोड़ने का ख्वाब देखा और फिर इस ख्वाब को ताबीर के लिए निकल खड़ा हुआ। वो मुल्क के कोने कोने में गया, शहर शहर जलसे किए, रैलियां निकाली, लोग इसकी बात तवज्जो से सुनने लगे, इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। वो दिलों की धड़कन बनने लगा। ये इतना बहादुर, इतना खरा रहनुमा निज़ाम को कैसे वारे में आता, जो बबांगे दोहल हाकिमों को ललकारता, इनकी करप्शन को बेनकाब करता है, इन्हें चोर का लक़ब देता। इसीलिए इसका रास्ता रोकना ज़रूरी था। सो रास्ता रोका गया। इस पर हाकिम वक्त की तौहीन का मुकदमा बना, अदालत में केस चला, मगर इंसाफ के नाम पर क्या तमाशा हुआ ये दुनिया ने देखा। अदालत ने कहा कि हाकिमों को चोर कहने, नाम लेकर हाकिमों की तौहीन करने वाले को, इस शख्स को निशान इबरत बनाया जाए। सो हाकिम वक्त की दिलजोई के लिए अदालत ने 4 साल पुराने मुकदमे में न सिर्फ इसे कैद की सज़ा सुनाई बल्कि नाअहल भी करार दे दिया। मैं जिक्र कर रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले भारत का, जहां कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा इसलिए सुनाई गई है कि उन्होंने मोदी को चोर कहा। यही नहीं, राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। पाकिस्तान की बात करें तो यहां भी इमरान खान पर जमीन इसी एक इल्ज़ाम और इसके खिलाफ जद्दोजहद के जुर्म में तंग की गई है। आज भी वो बेबुनियाद और झूठे मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। इमरान खान अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, इंतखाबात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसे इलेक्शन कमीशन ने आइन से खिलवाड़ करते हुए मुलतवी किया है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमती गठजोड़ के इस इकदाम के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त आ गई है। फैसला कब और क्या हो सकता है, इंतखाबात कब होंगे, इसी से आगाज़ करेंगे। सदीक जान और सिलशा हमारे साथ हैं और हामिद खान साहब ने हमें आज खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के बड़े आइनी और कानूनी माहिर हैं। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइए कि हम तो देख रहे हैं वजीर कानून भी अब तौजीहात पेश कर रहे हैं। हम तो उनको कानून का मुहाफिज समझते थे क्योंकि उनका ताल्लुक वकला बरादरी से है। तो ये अब क्या होगा, कितना अरसा लगेगा? पहले तो सो नोटिस लिया था, हम कह रहे थे 23 मार्च है, चले छुट्टी का दिन है, आज जुम्मे का दिन भी गुजर गया। देखिए ना, ये कानून के मुहाफिज नहीं है बल्कि कानून के कातिल हैं जो मुहाफिज की शक्ल में आ रहे हैं। इन्होंने आइन के साथ की इतनी वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है, बल्कि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सबवर्शन की है। जो कुछ भी अभी तक हुआ है नहायत अफसोसनाक अमल है। हामिद खान साहब, आपका जो ग्रुप है, आप वकला के रहनुमा हैं, दिहाइयों का आपका तजर्बा है,
वहाँ कितनी बेचैनी है? क्योंकि इस वक्त तो आपको बड़ा लोगों ने, वकला ने बड़ा सराहा है, आप इस वक्त बड़े ताकतवर ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, तो क्या समझ रहे हैं आप कि क्या वकला कोई तहरीक चलाएंगे या हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे इस मामले में? जी नहीं, मैं समझता हूँ वकला जो है इस मामले में अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि वकला आइन और कानून के मुहाफिज हैं। उनका फर्ज है कि आइन और कानून की हिफाजत करें और आइन कानून की खिलाफ वर्जी के खिलाफ बिल्कुल बरसे बेकार हो जाए। जी आमिर खान साहब, अब रास्ता क्या है आगे? अगर सुप्रीम कोर्ट में अब रजिस्ट्री में ये मामला चला भी गया है, केस भी दायर कर दिया गया है, आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए ना, ऑलरेडी इस मामले को किसी हद तक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी एक नई पिटीशन मुझे बताया गया कि दाखिल की गई है, जो कि स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से और इस तरह से केपी असेंबली के स्पीकर की तरफ से भी दरख्वास्त दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये मामले को एक दफ़ा फिर खोला जाए उन्हीं उसकी कोर्ट के सामने जिसने पहले ये ऑर्डर किया था 90 दिन में इलेक्शन होने का। एक तो ये है कानूनी जो इसमें चाराजोई है वो पूरी तरह की जाएगी, और मुझे यकीन है कि इस मामले में वकला की नुमाइंदा तंजीमें भी इस कोशिश में शामिल होंगी, क्योंकि कुछ दिनों तक ये गालबन 28 से 29 को एक नेशन वाइड कन्वेंशन इसके ऊपर होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बार की सरबराही में, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि आइंदा का लाए अमल क्या होगा इस मामले में। सिद्दीक जान, ये बताइएगा कि ये जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कल फिर कहा है कि ये 3-2 का फैसला नहीं था, ये 4-3 का फैसला था, इससे आप क्या कहेंगे? क्या कहा, मैं समझा नहीं जी कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है ये 3-2 का नहीं, ये 4-3 का फैसला था, बल्कि 5-3। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उनको पता है कि ये फैसला 5 जजेस के बेंच का है और 3-2 से हुआ है। अगर उन्होंने फैसला नहीं पढ़ा तो ये उनका मसला है, क्योंकि उसमें जो फैसला जहां शुरू होता है वहीं लिखा हुआ है कि हम 3 और 2 से ये फैसला कर रहे हैं और हमारा फैसला ये है। तो 4-3 का कहां से सवाल आया? क्योंकि बेंच ही 5 का था, तो 7 तो नहीं हो सकते ना। जी सैयद मुजम्मिल शाह। हामिद साहब, ये सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि 90 रोज में इंतखाब ना भी करवाए जाएं और सिस्टम को ट्रैक कर लिया जाए, इंटरिम गवर्नमेंट को इतनी ताकत दे दी जाए, तो अगर ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर? क्योंकि ये तो फिलहाल सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं ना। देखिए, मैं समझता हूँ इसके बहुत दूर असरात होंगे। उसकी वजह यह है कि एक दफा एक हुकूमत जो बज़ाहिर आइन के तहत चल रही है, कोई मार्शल लॉ नहीं है, कोई आइन मुअत्तल नहीं हुआ, इस सूरत हाल में आप आइन की खुले खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन में जो शिकें दी हुई हैं उसको आप खुले आम वाज़े तौर पर उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ जो दूसरे अदारे हैं वो ये कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर बिलखसूस उसकी जब तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है तो उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर की भी कंटेम्प्ट की जा रही है। इसके बहुत दूर से असर होंगे, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आइंदा से आइनी शिकों को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, जो जी चाहे वो करेगा। और इस तरह से ये एक तरह से मार्शल लॉ है जो कि सिविलियन बज़ाहिर आइनी हुकूमत के हाथों लगाया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ हमारी आइनी डिस्पेंसेशन के लिए, आइन की अमलदारी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है और बड़ा गलत एक प्रेसिडेंट बन रहा है। हामिद खान साहब, आप फरमा रहे हैं कि ये सिविल मार्शल लॉ है, तो क्या फिर आर्टिकल 6 लगेगा? देखिए ना, मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ वो होता है कि लाकानूनियत को हम मार्शल लॉ कहते हैं। जब कोई कानून ना रह जाए तो वो मार्शल लॉ होता है, और चंद हुक्मरान अपनी मर्जी से जो जी चाहे हुक्मरानी करें, उसको हम मार्शल लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये हो रहा है, बज़ाहिर आइन की अमलदारी है, बज़ाहिर ये कहते हैं कि हम आइन के तहत हमने हुकूमत बनाई है, हमने आइन के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करके फिर हमने हुकूमत मुरतब की है। अगर ये सब कुछ आइन के तहत हुआ है तो फिर आप आइन की खिलाफ वर्जी कैसे कर रहे हैं?
जी। अच्छा, ये बताइएगा कि निगरान सेटअप का क्या होगा? वो क्या 10 महीने तक कंटिन्यू कर सकता है, फिर आने वाली हुकूमत फिर हर कोई ये करेगी निगरान सेटअप अपनी तर्ज का लगा के उसको आगे ले जाएगी? और अटॉर्नी जनरल ने भी इस्तीफा दे दिया है आज। अब कहा जा रहा है शायद इरफान कादिर साहब अटॉर्नी जनरल बने और वो बड़े सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, फिर अदालत में अब जो भी वो बात करते हैं ज़रा सख्ती से करते हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है। देखिए, ये तो वो तो एक धांधली वाली बात है ना, कोई जो जी चाहे कह दे। वो अदारों की जुरिस्डिक्शन को मानने से ही इनकार कर दे तो कोई किसी का क्या कर रहा है? जब मार्शल लगता है तो ये कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि ये ज़ियाउल हक साहब कहते थे कि 24 सफ़े की एक दस्तावेज है आइन, मैं जब चाहे फाड़ के फेंक सकता हूँ। इसी किस्म का बयान मुशर्रफ दिया करते थे। तो भाई वो तो मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो तो करते थे, समझ में आती थी, क्योंकि वो आइन के तहत किसी किस्म की लेजिटिमेसी नहीं रखते। आप तो बज़ाहिर कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत आइन के मुताबिक बनी है, आइन के मुताबिक हमने अपनी हुकूमत चला रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम आइन को नहीं मानते और आइन को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट जिसको आइनी ये हैसियत हासिल है कि वो आइन की जो है हतमी तशरीह कर सकती है, उसको कैसे कह सकते हैं कि उसके पास इख्तियार ही नहीं है? तो ये तो बिल्कुल धांधली की बात आ गई ना, बिल्कुल लाकानूनीयत और आइन की खिलाफ वर्जी, खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की बात हो गई। सिद्दीक आमिर खान साहब, ये एक हुकूमत की तरफ से बात कही जा रही है और ये वैसे तो बहुत खौफनाक बात है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर दोबारा भी कर दे कि इलेक्शन 30 अप्रैल को ही कराएं, तो ना तो फौज ये बात मानेगी, वो कहेगी हमारे पास फौज है ही नहीं, हम नहीं दे सकते, और फाइनेंस कहेगा हमारे पास पैसे नहीं है, करवा ले सुप्रीम कोर्ट। तो फिर क्या माहौल आप देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा हुक्म देती है और दोबारा इदारे आगे क्या देते हैं, हम नहीं कर रहे, आपके हुक्म को नहीं मान रहे। और साथ ही वो ये कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंदरूनी तौर पर डिवाइड है, तो शायद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो ताकत नहीं है जो बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। देखिए, ये तो अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये एहसास ही नहीं है कि इसके कितने खतरनाक नताइज और कितने खौफनाक नताइज हो सकते हैं मुल्क के लिए, आइंदा आने वाले वक्तों के लिए। इस किस्म की जो बातें करनी है कि हाँ फौज जो है वो मानेगी नहीं और हम पैसे नहीं देंगे इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए, इसका मतलब ये है कि आप सारी आइनी जो सूरत हाल है या आइन की जो बुनियादी जो डायरेक्शंस हैं, डिक्टेट्स हैं, आप उन सबको पामाल करना चाहते हैं। इस तरह आइनी अदारे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे और इससे किसको फायदा होगा? वक्ती तौर पे तो चंद दिन आप और हुकूमत कर जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आप कितना गलत एक नज़ीर बना रहे हैं और जिससे आइंदा आने वाले वक्तों में अनारकी और क्यास होगा। अच्छा, एक हामिद खान साहब, बहुत बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जी चले पंजाब के लिए 30 अप्रैल तारीख आई, केपी के गवर्नर ने तो तारीख ही नहीं दी, वहाँ तो मामला शुरू ही नहीं हो सका। क्या सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से भी उस चीज़ को देखेगी? और दूसरा ये कि 8 अक्टूबर अगर कहा जा रहा है तो पिछले 11 महीने को अगर हम देखें तो हर आने वाला महीना जो बहाने बनाए गए हैं, जो कहा जा रहा है जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या महंगाई रकम नहीं है, वो तो हर महीने बेहतर हुई। जो पहला महीना था दूसरा महीना उससे बुरा, तीसरा उससे बुरा। तो ये तो 8 अक्टूबर को खुदा न खास्ता तो हम ज़्यादा बुरे हालात देखेंगे, तो फिर ये उससे आगे चला जाएगा मामला क्या? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कोई जो है केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 3 महीने से आगे नहीं जा सकती। आइन में किसी किस्म की कोई शिक नहीं है जिसके तहत केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 3 माह से 90 दिन से आगे जा सके। इसलिए जैसे 3 माह पूरे होंगे, दोनों ही जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। फिर जो भी फिर वहाँ पर हुक्मरानी जो है वो कोई इस किस्म की केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी। और उसके अलावा ये कहना, ये तो किसी वक्त भी कहा जा सकता है कि इस वक्त जो है सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है, पैसा गवर्नमेंट दे नहीं रही और देने की सूरत में नहीं है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। इसका मतलब तो आप 10 साल तक इस किस्म की सूरत हाल चलेगी तो 10 साल तक इलेक्शन ही नहीं होंगे। ये तो बहाने हैं और ये एक हुकूमत के साथ चिमटे रहने की एक बड़ी ही गलत नज़ीर बनाने की कोशिश की जा रही है और आइन को पामाल किया जा रहा है। इसको किसी तौर पर भी मुल्की मुफाद में नहीं समझा जा सकता। मुज़म्मिल आमिर साहब, 1 अक्टूबर की जो बात की जा रही है कि इंतखाबात अक्टूबर में करा दिए जाएंगे, उसको लेकर भी बहुत से लोगों को डिसबिलीफ है कि ये भी सिर्फ एक तारीख है, ये इससे भी मजीद एक्सटेंड हो जाएगी। तो पहला सवाल तो ये कि क्या आप ट्रस्ट करते हैं इस डेट को
और दूसरा ये कि ये जो डिले हुकूमत की तरफ से ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है, इसकी वाहिद मोटिवेशन क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी है या कुछ इदारों इंस्टीट्यूशंस में आने वाले चेंजेस भी हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है? देखिए, पहली तो बात यह है कि एक दफ़ा आप आइन की लिमिट से आगे जाते हैं तो फिर कोई बात भी काबिल एतबार और काबिल एतबार नहीं रहती। तो कोई गारंटी नहीं है कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होंगे। आपने एक अनाउंसमेंट करके डेट की और जब उसको आपने पोस्टपोन कर दिया ये तरफा तौर पर बगैर कोई आइनी जवाब के और बगैर अदालत के पास जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी वक्त भी चाहें इन बहानों के ऊपर जो है इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं। जिस तरह ज़ियाउल हक ने 90 दिन का इलेक्शन का वादा करके 8.5 साल इलेक्शन नहीं कराए थे और यही कहते रहा था कि जब तक इसके मुस्बत नताइज नहीं होंगे मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि वही जहनीत एक दफ़ा फिर काम कर रही है कि हम जब तक हमारी मर्जी के नताइज नहीं आएंगे हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे और इलेक्शन रिजल्ट को नहीं मानेंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि ऐसी सूरत हाल में क्या और क्या इसमें रेमेडी हो सकती है, अगर मैं सही समझाऊं तो आपने यही कहा। जी, मैं पूछ रहा था कि इमरान खान साहब का तो एक फैक्टर है जो इलेक्शन के डिले का बायस बन रहा है, लेकिन कुछ और तब्दीलियां भी कहा जा रहा है कि इदारा जाती है, उनका इंतजार किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। आप बाय करते हैं जैसे चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट का भी? जी, एक तो बात यह है कि जहां तक ये खौफ है, ये जो मौजूदा हुकूमत है कि उनको पता है कि हम दिन ब दिन जो है लोगों में जो है वो अनपॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी फेल हो गई हैं, इनकी दूसरी पॉलिसीज भी जो हैं वो जो है वो फेल हो रही हैं, इसलिए ये अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते और इसीलिए इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कराए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इसमें इमरान खान की पॉपुलैरिटी का क्या हाथ है, इन ए वे ये भी एक फैक्टर है। वो समझ रहे हैं कि इमरान खान दिन ब दिन ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं तो इलेक्शन अगर कराएंगे तो इमरान खान के हक में जाएगा और हमारे खिलाफ जाएगा, लेकिन ये कोई वजह नहीं है इलेक्शन से भागने की। ये इलेक्शन में पार्टीज जो पॉपुलर होती हैं वो इलेक्ट होती हैं, चाहे हुक्मरान आपको पसंद हो ना हो, लेकिन आपने इलेक्शन कराने हैं और कौम का वर्डिक्ट मानना है। जब कभी भी आपने कौम का वर्डिक्ट नहीं माना उससे बहुत बड़े नुकसान हुए हैं, जैसे आपके सामने 70-71 के मिसाल मौजूद है कि उस वक्त जो इलेक्शन के रिजल्ट थे जिसमें अवामी लीग कामयाब हुई थी, मुजीबर रहमान उनका लीडर था और आपने उन नताइज को नहीं कबूल किया। नतीजा जो हुआ वो बड़ा हौलनाक पाकिस्तान को 2 लाख होने में हो गया। लिहाजा आप इलेक्शन से नहीं भाग सकते। इलेक्शन से भागने का मतलब ये है कि मुल्क में किसी किस्म की भी आप आईनी सेटअप नहीं कायम करना चाहते और उसके बरक्स चल रहे हैं। हामिद खान साहब, आखिरी सवाल, वकला का 27 मार्च को ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन बुलाने का ऐलान है, कब तक आप समझते हैं कि इसमें तहरीक में बदल सकता है? कोई हतमी तारीख है या क्या ऐसा होगा कि फिर वकला निकलेंगे दोबारा आइन और कानून के लिए? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहेगी और अपने फैसले को पर अमल दरामद कराने के लिए की पूरी कोशिश की जाएगी और इंशाल्लाह ताला अवाम भी सुप्रीम कोर्ट के साथ होंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल ना किया गया तो फिर वकला निकलेंगे? जी, अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम ना माने गए, जिस तरह सदीक जान ने कहा था जी सारे इदारे कहते हैं जी हम तो नहीं करवा रहे इलेक्शन, आप जो मर्जी कहते रहें, तो फिर वकला सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट वापस लेती है तो वो फिर एक नई सूरत हाल होगी, उसके बारे में फिर उस वक्त कुछ फैसला किया जाएगा। हमें यकीन है कि आइन बड़ा वाज़ेह है और सुप्रीम कोर्ट ने उस आइन की वजाहत जो की है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर इसके बरक्स अब वजाहत करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट है वो हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट की दबाव के तहत मातहत हो गई है और उसने अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गई है इस्टेब्लिशमेंट की जो दबाव की वजह से। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, सीनियर आईनी माहिर, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से कि उन पर दबाव किस तरह बढ़ाया जा रहा है। अज़हर मिशवानी उनके फोकल पर्सन, वो लापता हैं।
हसन नियाजी नौजवान वकील हैं, इमरान खान साहब के भांजे भी हैं, वो जिस तरह से गिरफ्तार हुए और अब कोयटा उनको किस तरह से भेज दिया गया है समझ नहीं आ रही। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। एडवोकेट हसन नियाजी को जमानत के बावजूद एक नए केस में गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जब उनको जुडिशल किया जाता है तो पता चलता है कि जी कोयटा में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और फिर राहदारी रिमांड पर कोयटा भेज दिया जाता है। यही नहीं, अजहर मिशवानी फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया के लिए इमरान खान साहब के, वो लापता हैं, कुछ उनका पता ही नहीं चल रहा। 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच ये कह रहा है कि जी 28 मार्च तक हुकूमत बताए, आईजी बताएं कि वो कहाँ हैं, लेकिन 3-4 दिन तक क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रही। मियां असलम इकबाल साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। मियां साहब, ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी तो अब छोटी बात लगने लग गई इस हुकूमत में। इन दोनों मामलात पर बताएं, तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? हसन नियाजी साहब के हवाले से जो FIR सामने आई है उसमें 150 नामालूम अफराद हैं कि कोयटा में उन्होंने कोई सड़क ब्लॉक की, जबकि हसन नियाजी तो कोयटा में थे भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है लाइन में, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि पिछले कुछ अर्सा से हम देख रहे हैं कि मुल्क में कानून नामी तो आइन नामी कोई चीज़ नहीं रहेगी। जिसको दिल करता है किसी को पकड़ के ले जाता है। पिछले तकरीबन आप समझ लें कि 10 दिन से लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा क्रैकडाउन किया है कि हर यूनियन काउंसिल से जितने भी PTI के एक्टिव वर्कर्स हैं तमाम को जो हैं वो पुलिस पकड़ के ले गई है। मेरा ख्याल है अभी तादाद उनकी सैकड़ों से निकल के हज़ारों में जाने वाली है। हर रोज़ाना कोई ना कोई घरों के अंदर घुसते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और इस तरह महसूस होता है कि शायद हम मकबूजा कश्मीर के अंदर रह रहे हैं और वहाँ पर कोई भारतीय फ़ौज आ गई है और उसने अटैक कर दिया। इस तरह का समा हर तरफ है। मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर हल्के के बाहर से, लाहौर से कॉल्स आ रही हैं, जी हमारा बच्चा मिसिंग है, हमारे घर रात को पुलिस आई थी, ए बंदा नहीं मिला तो B को ले गए हैं, किसी के मुलाजम को ले गए हैं, खाना पूरी कर रहे हैं। यानी कि पुलिस जो है वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है कि वो कोई अवाम की हमदर्द पुलिस नहीं है, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पुलिस नहीं रहेगी, जो कि अवाम के टैक्सों पे पल रही है जी। और उल्टा अवाम के साथ वो सलूक कर रही है। आगे पुलिस की थोड़ी नफरत है लोगों के अंदर, जो पुलिस के सरबराह जो बैठ के तो पुलिस के बारे में मजीद लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं और लोगों को एहसास करवा रहे हैं कि पुलिस आपकी रखवाली नहीं है, बल्कि ये चोर और डाकुओं का एक अलहदा विंग है जिसने लोगों के अंदर, घरों के अंदर घुस के हर चीज वहां से चुरानी है और लोगों को भी वहां से उठाना है। तो मुल्क में आइन नामी तो कोई चीज है ही नहीं जी। इस मुल्क के अंदर कानून नामी कोई चीज नहीं है। अजहर मशवानी मिस हो गया, उसको ले गए, हसन नियाजी को उठा के ले, यानी कि ये क्या हो रहा है मेरे मुल्क के अंदर, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो यही समझ रहे हैं कि ये बदतरीन, शायद कोई हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोई मार्शला लगा दिया है। जी जी, कोई अभी हामिद खान साहब ये बात कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिद्दीक जान सवाल करना चाह रहे हैं। ये बताइएगा कि अजहर मिशवानी साहब पे तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये बताएं कि कल जो आपका जलसा है उसकी कहाँ तक पहुंची है? तैयारियां हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या स्टेटस है उसका? जी मियां साहब, देखें सर, कल का जलसा तो सिद्दीक भाई अभी तक तो वो इंटैक्ट है और इंशाल्लाह इंटैक्ट ही रहेगा। बारिश से काफ़ी ग्राउंड की सूरत हाल जो है, वहाँ पे पानी काफ़ी जगहों पर जमा है। इंतज़ामात जो हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर बारिश ना होती तो आज हमने मोर देन 80% जो थे वो इसके इंतज़ामात मुकम्मल कर लेने थे और 20% कल 12-1 बजे तक सुबह मुकम्मल हो जाने थे, क्योंकि खान साहब की स्पीच जो है वो रात को 9 बजे के बाद है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, जैसे ही बारिश थोड़ी सी, अभी भी हल्की हल्की बारिश जो है वो लाहौर में हो रही है, क़यादत विजिट भी कर रही है, हमारा विजिट भी है दोबारा उधर उस जगह का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम इंतजामात मुकम्मल करेंगे। कल इंशाल्लाह जलसा होगा, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, जलसा जरूर होगा। और एक मैं बात बहुत अहम कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने जितने बंदे उठाए हैं
जितने बंदे, चाहे लाहौर से, चाहे पंजाब से, चाहे इस्लामाबाद से, चाहे दूसरी जगहों से, जितने भी उठा लिए हैं, आप याद रखें इसके रिएक्शन में, अगर पहले मैं मिसाल दे रहा हूं कि कोई 5 लाख बंदा इकट्ठा होना था, अब वहां पर 10 लाख बंदा इकट्ठा होगा। ये मत समझे कि शायद यूनियन काउंसिल के किसी चेयरमैन को, काउंसलर को, इलाके के नोटेबल्स को, जी जो पीटीआई का है उसको उठा लिया तो पीछे पब्लिक नहीं आएगी। आप इनको समझ नहीं आ रही, ये पागल हो चुके हैं, इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि अवाम इस वक्त पूरी तरह जाग रही है। सही। खान की एक आवाज के ऊपर लाखों लोगों ने कल उस मैदान के अंदर होना है। और आप देख लीजिएगा, चाहे इतने जितने 1000 बंदा इन्होंने पकड़ लिया, 1000 और पकड़ ले, क्या ये समझते हैं कि 1000 बंदा और पकड़ने से लोग नहीं निकलेंगे? लोग हजारों लाखों की तादादों में निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप कल देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मुज़म्मिल, मेरा सवाल ये है कि सियासी एक्टिविटी तो यकीनन तहरीक इंसाफ काफी ज्यादा करती रही है, अब भी कर रही है, पॉपुलैरिटी भी है, सर्वेज भी यही कहते हैं, लेकिन इस सारी पॉपुलैरिटी का जो पॉइंट है वो यही है कि इंतखाबात हों और उसमें मैंडेट मिले। अगर इंतखाब ही नहीं हो रहा और अक्टूबर की तारीख सामने आई है, उस पर भी लोग यकीन नहीं कर रहे, तो फिर बी प्लान क्या है? क्योंकि खाली सियासी एक्टिविटी करने से हुकूमत रजामंद नहीं हो रही इस बात पे कि इंतखाब में चले जाएं, तो प्लान बी क्या है पीटीआई के पास? देखें, गवर्नमेंट ने तो जो इलेक्शन कमीशन ने कल जिस तरह का अमल किया है, मैं समझता हूं कि आइन को पमाल करते हुए उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि जी इलेक्शन को हम मौखर कर रहे हैं और इलेक्शन इस यहाँ पर नहीं हो सकते। अगर अब इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे, ये भी बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने आइन को पमाल किया, इसका मतलब ये है कि आइन इस मुल्क में है ही नहीं अब, और फिर हमें रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें जाना पड़ेगा। हमारी जदोजहद ये होगी कि इस मुल्क के अंदर आइन को बहाल किया जाए, और जब तक आइन बहाल नहीं होता कोई चीज़ नहीं हो सकती। मेरे कोई हकूक नहीं, आपके कोई हकूक नहीं, सदीक जान को उठा के ले गए, कहीं पर कुछ का कुछ कर दिया, तो फिर हकूक तो रह ही नहीं गए ना गए किसी के। तो जिस आइन ने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है एक आइन का और एक आम शहरी का, वो तो ख़त्म हो गया जी। तो दूसरी बात ये है कि अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है असम्बलियों के अंदर पब्लिक की, तो फिर तो वो तो हम यही कहते हैं ना कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन जी जी। फिर तो दूसरी तरफ बात निकल जाएगी जी। जब तक हम आइन को बहाल नहीं करवाते हम भी आराम से नहीं बैठेंगे। अगर इस मुल्क में आइन नहीं है तो फिर यहाँ पर रहने का फायदा ही कुछ नहीं है, फिर खत्म होगी बात। फिर तो जो मर्जी जो हो रहा है हमारे घरों में, देखें मेरी बात सुनते जी, घरों के अंदर पॉलिटिकल आदमी, आम आदमी या आम शहरी, उसकी माँ भी होती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है, बेटी भी होती है, तमाम घर में मौजूद होते हैं। लेकिन कितनी बेहसी, कितनी बेगैरती, कितनी बेशर्मी, कितनी ढिठाई है कि आप घरों के दरवाजे तोड़ के उनके अंदर, घरों के अंदर चले जाएं, उनके बेड तक चले जाएं और जाके वहां से बंदों को पकड़ के तजलील करें औरतों के सामने, उसकी बेटी के सामने, उसकी बीवी के सामने, उसकी माँ के सामने, उसे मारें, उसे पकड़ के ले आए। क्या ये मुल्क है? क्या इस मकसद के लिए इसको बनाया गया था? क्या इस मकसद के लिए कुर्बानियां दी गई थी? क्या इस मकसद के लिए हमने सारा कुछ किया था? क्या इस मकसद के लिए था कि हमने बेआबरू करना है अपनी औरतों को, माओ को, बहनों को? फिर ठीक है, फिर इंडिया के साथ ही रहते तो फिर बेहतर था। चले कम से कम हम हिंदुओं के साथ लड़ तो लेते, हम उनके साथ लड़ाई तो कर लेते, हम गोरों के साथ लड़ाई कर लेते, हम उनको मारते तो सही ना। ये क्या बेशर्मी हो रही है मेरे मुल्क के अंदर जी, कि हर किसी के साथ ये सलूक हो रहा है, जिसको मर्जी पकड़ लो। ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका मियां असलम इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। ब्रेक लेनी है जी मुझे। ब्रेक के बाद वायरल स्टोरी में बात करेंगे IMF के हवाले से। क्या वाकई हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि अब हमने ऐसे इक़दाम करने हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाना ही नहीं है? क्योंकि लग तो ये रहा है कि हुकूमत जानबूझकर ऐसा कर रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या हुकूमत समझ रही है कि शायद इलेक्शन हो जाए, उससे पहले कुछ इस तरह के हम ऐलानात कर जाएँ कि जनाब हम तो ये करना चाहते थे, पेट्रोल सस्ता देना चाहते थे, लेकिन ये क्या करें कि जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं रह सकी। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। हुकूमत पेट्रोल पर सब्सिडी की स्कीम लाने का कह रही है और IMF की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। रॉयटर्स की खबर है कि अब इस स्कीम के तय हो जाने के बाद, इसके नुकात और बाकी नुकात तय हो जाने के बाद ही IMF से मुआहदा आगे बढ़ सकेगा।
जून तक पाकिस्तान को $3 अरब वापस करने हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब पर हैं, जो कि बमुश्किल पाकिस्तान की महीने की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो सकते हैं। और उसमें हुकूमत ने एक नया काम शुरू किया, पेट्रोल सब्सिडी स्कीम। क्या हुकूमत को नहीं पता था कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए या उनके हवाले से मुज़ाकरात होते हुए हम ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सिद्दीक जान, आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत ने ये अनाउंस की, जबकि सबको पता है कि ये काबिल अमल नहीं है, ये एक ऐसा ऐलान होता है जो अमूमन इलेक्शन स्टंट होता है, तो हुकूमत अब ये क्यों कर रही है? देखिए, हम उसामा भाई इकोनॉमी के मामले में शहबाज राना साहब को बड़े इंपॉर्टेंस भी देते हैं और उनकी बात पे यकीन भी करते हैं। कल मैं उनके एक प्रोग्राम में सुन रहा था, उन्होंने बहुत एक खौफनाक बात की है और उन्होंने कहा है कि लगता यह है कि हुकूमत जानबूझ के जो है वो डील कर रही है IMF के साथ डील को, और ये चाहते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना हो, क्योंकि आप देखें कि जो मुज़ाकरात हैं उनको 41 रोज गुजर चुके हैं मुकम्मल हुए हुए, और आज तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। दो चीज़ों को मिला के देखना होगा। आज क्योंकि हमारे साथ पहले हामिद खान साहब थे, फिर मियां असलम इकबाल साहब थे, हम वो स्टोरी नहीं कर सके। मुख्तसर बता देता हूँ कि आप एक शहबाज राना साहब की बात को देखें, वो कह रहे हैं कि जानबूझ के जो है वो ऐसे काम कर रहे हैं कि IMF का डील ना हो, और साथ ही जो लतीफ खोसा साहब ने कल इंकशाफ किया, उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर का इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि जो टर्म है सदर जो आरिफ अलवी हैं उनकी टर्म मुकम्मल हो चुकी होगी, और जो कायम मकाम सदर हैं वो चेयरमैन सेनेट होंगे, तो वहाँ उस मौके पे जाके ये आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये इमरजेंसी लगाएंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फिर ये जो इस असम्बली को एक्सटेंड करेंगे या इलेक्शन को 1 साल के लिए डिले करेंगे। तो ये सारा प्लान इसलिए है। ये अब कल तो हम कह रहे थे ना कि ये अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, ये वाकई ज़िबा कर रहे हैं रियासत को, ये पूरे मुल्क के साथ खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान की। और ये भी लतीफ खोसा साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया पाकिस्तान का वजूद खतरे में डाल दिया। तो ये बहुत खौफनाक मनसूबा है। पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बना है या बाहर बना है, लेकिन ये बहुत खौफनाक है। IMF के साथ डील ना करने के लिए इकदाम करना, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के माहौल पैदा करना, डिफॉल्ट का माहौल पैदा करना, और फिर अक्टूबर का इंतजार करना आरिफ अलवी के जाने का, और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके और 1 साल के लिए इन्हीं असम्बलियों को आगे चलाना। तो ये कोई सादा मामला नहीं, ये बहुत खौफनाक इनका मंसूबा है। अच्छा, आपने शहबाज राना की बात की, दीगर जितने भी माहिर माशियात हैं इमरान खान पर भी तनकीद किया करते थे। मुजम्मिल, अब तो बहाना खत्म हो गया, अब तो इसका मतलब है इनकी कोई बात नहीं मानी जा सकती। कहते थे जी ये जो कुछ हो रहा है IMF का मुआहिदा इमरान खान ने तोड़ा, ये ज़्यादा तोड़ रहे हैं, ये ज़्यादा मसाइल खड़े कर रहे हैं, और इसका मतलब बाकी चीज़ें भी इनकी झूठ फिर साबित होंगी कि रियासत बचाई हमने। उसामा, सबसे पहले तो सदीक साहब को वेलकम करता हूं मैं, क्योंकि जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद आज एक साथ जो है वो बात हो रही है और बड़ी कंडेमेबल तरीके से उनको अरेस्ट किया गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू वेलकम हिम बैक। और जहाँ आपका सवाल है वो ये है कि इसहाक डार साहब ने 2013 के बाद से भी जो पॉलिसीज कंटिन्यू की थी और अब भी जो वो कर रहे हैं वो है ही एंटी IMF पॉलिसीज, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक विजन है वो इसी तरीके से है कि मैं किसी तरह से फ्रेंडली कंट्रीज को कन्विंस कर लूंगा, और उसके बाद जो है वो IMF अगर इतनी इंपॉर्टेंस वो नहीं देते दिखाई देते IMF को। इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि अगर डिरेलमेंट की बात भी पहले हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो IMF करना चाहता है वो कर ले, फिर जो कि मैं समझता हूँ कि इंसैनिटी होगी इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता 2019 का, तो जून में हमने एक और प्रोग्राम में जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसहाक डार साहब ने कभी बहुत प्रो IMF पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने की कोशिश की है, और यही उनका स्टाइल ऑफ इकोनॉमिक्स है। और इसीलिए ये जो डैमेज पाकिस्तान को हो रहा है वो एविडेंट है कि मिफ्ता साहब के जाने के बाद से जो डाउन स्लाइड ज्यादा बढ़ चुकी है, वो इसीलिए कि जो इकोनॉमिक विजन है उनका वो यही है कि आर्टिफिशियली पैकिंग करें और जो है वो डॉलर और रेट जो रुपये का रेट है उसको आर्टिफिशियली मेंटेन करें। तो मैं समझता हूँ कि उनका विजन बड़ा क्लियर है इस मामले को लेकर। और जहाँ तक इमरजेंसी की बात ये अभी की गई है, तो अक्टूबर की तारीख रखने में भी यही चीज़ है कि चाहते यही है हुकूमत के कुछ चेंजेस ऐसे हो जाएं जो उनको सूट करें, और तमाम ऑफिस से जो जैसे सदर पाकिस्तान का जो ऑफिस है वो भी जब खाली हो जाएगा तो उसके बाद मजीद मौका मिल जाएगा उनको लेजिस्लेट करके दरवाजा बंद करने का इलेक्शंस का। तो जैसे ही 90 दिन से बात आगे जाएगी तो उसके बाद जो भी होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा मुझे लगता है। तो ये बहुत बुरी और हॉरेबल मिसाल सेट होने जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली आवाम जो है वो सिर्फ देख सकती है, कर कुछ नहीं सकती सूरत हाल में। आज की खबर यह है कि 47% हफ्ता महंगाई हो गई, पिछले हफ्ते 46%, वो भी एक रिकॉर्ड था, उससे पिछले हफ्ते वो भी एक रिकॉर्ड था। तो ये तो बद से बदतर हो रहा है। तो समझ नहीं आ रही कि फिर ये अक्टूबर तक मामला किस तरह से लेकर देखते हैं इसमें क्या होता है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका और सदीक जान आपका। जिस तरह आज हमें हामिद खान साहब ने ज्वाइन किया, मियां असलम इकबाल साहब ने ज्वाइन किया, तो नज़र आ रहा है कि हालात जिस तरह से आइन को पामाल किया जा रहा है, हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। वाहिद उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या फ़ैसला सुनाती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।